अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि सारे अच्छे से होंगे, सभी खैरियत से होंगे। मैं शमीम आप सबका फिर से इस्तकबाल करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ब्रेनस्टॉर्मिंग नॉलेज में। और आज हम पार्ट 5 पढ़ेंगे एक्सट्रैक्ट स्टीव जॉब्स का। तो आप शायद सोच रहे होंगे कि सर इतने सारे पार्ट्स क्यों बना रहा है। मैं पहले बता दूं कि इसके ऑलमोस्ट 8 to 10 पार्ट्स बनने वाले हैं इस चैप्टर के। ठीक है, इसके बाद बायोग्राफी भी पढ़ने वाली है क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपके एग्जाम में आएंगी, ज़रूर आएंगी। बायोग्राफी के टाइप्स क्या हैं, टिप्स क्या हैं बायोग्राफी लिखने के, वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा आपको। अगर मैं चाहूँ तो मैं एक ही वीडियो में इस सबको क्लियर भी कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे छोटी छोटी वीडियोस बना के फिर एडिटिंग करके उन सबको जोड़ के अपलोड कर देना है। लेकिन मैं आपका सोचता हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो आधे घंटे की या फिर 40 या 1 घंटे की वीडियो देखते हैं तो सोचते हैं कि यार इतनी लंबी वीडियो कौन देखेगा, बोर हो जाते हैं, है ना। अक्सर बेशतर ऐसा होता है, तो वीडियो छोड़ के चले जाते हैं। फिर ना तो वो पढ़ पाते हैं और फिर एग्जाम के टाइम में उन्हें दिक्कत आती है। जब वो छोटी वीडियो देखते हैं 15 मिनट की या 20 मिनट की या 30 मिनट की, तो वो सोचते हैं, आधी देखने के बाद कहते हैं कि यार अब 5 मिनट बचे हैं, 10 मिनट बचे हैं, देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मसला है। इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आप बोर ना हो, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ो और पढ़ते जाओ। क्योंकि अभी आपका 5th सेम स्टार्ट ही हो रहा है, अभी बहुत सारा टाइम, सॉरी 6th सेम, अभी बहुत सारा टाइम है। तो चलिए, और साथ में ये चैप्टर जो है, ये एक्सट्रैक्ट जो है थोड़ा लेंथी है ना, लेंथी थोड़ा बड़ा है और ड्राई भी है, थोड़ा सा खुश्क भी है, हेक्टिक है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना, आई एम हियर। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग, बट what I need is your intention and attention, both. You have to listen me carefully, you have to watch the videos intentionally and carefully. तब जाके आप समझोगे, तब जाके आपको ये चैप्टर आसान लगेगा। है बिल्कुल आसान। मैं आपके लिए आई एम ट्राइंग माई 100%, वल्ला मैं आपके लिए इसको आसान करने की 100% कोशिश कर रहा हूँ। मैं डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं उनको मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ताकि आप भी लिख लो, आपको समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए ज्यादा वक्त नहीं लेते हैं, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Brand ran the whole Earth truck store, which began as the roving truck that sold useful tools and educational materials, and in 1968 he decided to extend its reach with the whole Earth catalog. ब्रांड, स्टीवार्ट ब्रांड, जिसके बारे में मैंने पार्ट 4 में पढ़ाया था, जो रिसेंटली ताज़ा ताज़ा पढ़ के आए होंगे, तो उसने क्या चला, एक होल अर्थ ट्रक स्टोर, एक स्टोर ट्रक के ऊपर। रोविंग का मतलब क्या होता है, ये चलती फिरती एक ट्रक थी, गाड़ी थी। लेकिन महज ये गाड़ी नहीं, बल्कि एक लाइब्रेरी भी थी। इसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव, बहुत सारी यूजफुल चीजें थी। ठीक है, एजुकेशनल मटेरियल भी था। एंड इन 1968 और 1968 ईस्वी में ही डिसाइडेड टू एक्सटेंड इट्स रीच। इसने डिसाइड किया, इसने ये फैसला लिया कि मैं इसकी रीच को एक्सटेंड करूंगा, मैं इसकी रीच को बढ़ाऊंगा विद द होल अर्थ कैटलॉग। किसके साथ? होल अर्थ कैटलॉग के साथ। होल अर्थ कैटलॉग क्या था? एक मैगजीन था। यानी कि इसने ये फैसला लिया था कि मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट करूंगा इस मैगजीन में, होल अर्थ कैटलॉग में। On its first cover was the famous picture of Earth taken from space. Its subtitle was Access to Tools. और इस मैगजीन के पहले पन्ने पे, पहले पेज पे एक तस्वीर बनाई गई थी पूरी अर्थ की, पूरी जमीन की, जो ली गई थी स्पेस से, आसमान से ऊपर जाके पूरी की पूरी स्पेस से ये तस्वीर ली गई थी। और इसका टाइटल रखा गया था, सब टाइटल रखा गया था, एक्सेस टू टूल्स। एक्सेस टू टूल्स का मतलब क्या होता है? इन हथियारों तक, औजारों तक पहुंच। चलिए जी, द अंडरलाइंग फिलॉसफी वाज दैट टेक्नोलॉजी कुड बी आवर फ्रेंड। हाँ, स्टीवार्ट ब्रांड का ये बुनियादी फलसफा था कि, अंडरलाइन का मतलब होता है बुनियादी फलसफा था कि टेक्नोलॉजी हमारी दोस्त बन सकती है। ठीक है, अंडरलाइन लिख लो, अंडरलाइन का मतलब बुनियादी। ये स्टीवार्ट ब्रांड का बुनियादी फलसफा था कि टेक्नोलॉजी हमारी दोस्त कुड बी मतलब बन सकती है, या हमारी दोस्त बन सकती है। Brand wrote on the first page of the edition, a realm of intimate personal power is developing, power of the individual to conduct his own education, find his own inspiration, shape his own environment, and share his adventure with whoever is interested. तो स्टीवार्ट जॉब्स कहते हैं कि ये फर्स्ट पेज पे ये लिखते हैं, ये पहले एडिशन के फर्स्ट पेज पे ये लिखते हैं, a realm of intimate। realm of intimate का मतलब होता है रिश्तों का एक दायरा, फ्रेंड सर्कल का एक दायरा, a realm of intimate। What does it mean? रिश्तों का दायरा, रिश्ते का एक सर्कल। और
पर्सनल पावर इज डेवलपिंग, कहता है कि पर्सनल पावर जो है, जाती पावर जो है, जाती कुव्वत जो है वो बढ़ रही है, वो डेवलप हो रही है। या पावर ऑफ द इंडिविजुअल टू कंडक्ट हिज ओन एजुकेशन, या एक इंसान को वो पावर होनी चाहिए, वो ताकत हो, वो क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी एजुकेशन को खुद कंडक्ट कर सके, वो अपने तालीमी निजाम को खुद चला सके, ठीक है। और एंड फाइंड हिज ओन इंस्पायरेशन, वो अपनी इंस्पायरेशन को खुद ढूंढ सके, खुद तलाश कर सके, वो अपनी इंस्पायरेशन, देखो क्या होता है अपनी इंस्पायरेशन का मतलब मैं समझाता हूं थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंटरप्रेट करता हूं इसको। आपको क्या बनना है ये आपको डिसाइड करना है, आप किस चीज से इंस्पायर होंगे, आपको उस चीज के ऊपर वर्क करना है। क्या होता था अक्सर, ये आज भी होता है, पहले पहले होता था हर जगह पे, आजकल भी होता है लेकिन बहुत कम होता है, विलेज में अक्सर देखने को मिलता है। एक पेरेंट अपने बच्चे को कुछ बनने के लिए डिमांड करता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि मेरा बच्चा जो है, मेरा ये स्टूडेंट जो है, ये खुद क्या बनना चाहता है, इसकी इंस्पायरेशन क्या है, इसका माइंड कैसा है, इसका माइंड अगर इंजीनियरिंग का है तो उसका बाप उसको कहता है कि भैया आपको डॉक्टर बनना है। उसका माइंड अगर डॉक्टरी का है तो उसका बाप उसको या उसके पेरेंट उसको इंजीनियर बनने को कहते हैं या कोई दूसरा फील्ड ऑप्ट करने को कहते हैं। तो ये कहते हैं, स्टीवार्ट ब्रांड अपने इस फर्स्ट एडिशन में लिखते हैं कि एक स्टूडेंट को या एक इंसान को, एक इंडिविजुअल को अपनी इंस्पिरेशन खुद फाइंड करनी होगी, अपने अंदर वो डेवलपमेंट्स लानी होगी, अपने तालीमी निजाम को खुद चलाने की क्षमता रखनी होगी। शेप इज ओन एनवायरनमेंट, अपने एनवायरनमेंट को खुद शेप देनी होगी, अपने माहौल को खुद शेप, एंड शेयर इज एडवेंचर विद हूएवर इज इंटरेस्टेड, और जिसके साथ वो चाहे, जिसके साथ वो, जिसमें वो दिलचस्पी रखता हो, उसके साथ वो अपने इन एडवेंचर्स को, अपनी इन बातों को, या अपने जो ये मजे लेते हैं या बातें करते हैं या बाकी जो मसलो मसाइल हैं, वो जिसके साथ दिलचस्पी रखता है या जिससे वो चाहे उसके साथ वो शेयर कर सकता है, उसके साथ वो शेयर कर सकता है। टूल्स दैट एड दिस प्रोसेस आर सॉट एंड प्रमोटेड बाय द होल अर्थ कैटलॉग, तो हथियार, वो टूल्स, वो औजार जो मदद करेंगे, एड का मतलब मदद करना, AID, वो हथियार, वो टूल्स जो मदद करेंगे इस प्रोसेस को शेप देने में, इस प्रोसेस को सच करने में, ये सारी चीजें, ठीक है। रियलम ऑफ इंटीमेट, टू फाइंड हिज ओन इंस्पिरेशन, टू कंडक्ट हिज ओन एजुकेशन, ये सारी चीजें, तो इस सारी चीजों को शेप देने में, इन सारी प्रोसेस को शेप देने में कौन मदद कर रहा है? यही मैगजीन जिसका नाम है, या प्रमोट करने में या तलाश करने में, सॉर्ट का मतलब क्या, तलाश करना, SOUGHT सॉर्ट, ये पास्ट टेंस है, सीख होता है तलाश करना, और सॉर्ट भी तलाश करना, इन सारी चीजों को प्रमोट करने में कौन मदद कर रहा है? यही मैगजीन जिसका नाम है द होल अर्थ कैटलॉग। Buckminster Fuller followed with a poem that began, I see God in the instruments and mechanisms that work reliably. Buckminster Fuller, याद करो, वापस जाओ क्लास 10th में केमिस्ट्री में, तीसरा चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, तो उसमें आपने इलेक्ट्रॉफीज ऑफ कार्बन पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉफीज ऑफ कार्बन में आपने पहला पढ़ा था डायमंड, दूसरा पढ़ा था बकमिस्टर फ्लोरीन, और तीसरा पढ़ा था ग्रेफाइट, ठीक है। ये तीनों वही बकमिस्टर फ्लोरीन, उसने वो डिस्कवर किया था, तो अपने ही नाम पे बकमिस्टर फ्लोरीन रख लिया था उस एलेट्रॉफी ऑफ कार्बन को। तो खैर मुझे यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं समझानी है, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा सा कंसेप्ट देना चाहता हूँ आपको कि ये वही बकमिस्टर फ्लोर है जिसने एक पोइम शुरू की थी, दैट बिगिन, जो शुरू होती है किससे? इस लाइन से, I see God in the instruments and mechanisms that work reliably। कहता है कि मैं खुदा को देखता हूं उन इंस्ट्रूमेंट्स में, उन औजारों में, उन पुर्जों में, उन मशीनों में, और उस मैकेनिज्म में जो काम करती है रिलायबली का मतलब होता है जिसके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं, या जिसके ऊपर यकीन हो। रिलायबली का मतलब भरोसामंद। ये कहता है बकमिस्टर फुलर, कहता है अपनी इस पोएम में कि मैं खुदा को देखता हूं, मैं खुदा को ढूंढता हूं, मैं खुदा को फाइंड करता हूं उन मैकेनिज्म्स या उन मशीन्स में, जो मशीनें या जो मैकेनिज्म अच्छी तरह से काम करती हैं, उस तरह से काम करती हैं कि हम इन पे भरोसा कर सकते हैं। तो ठीक है ना कि हमें भी अपने अल्लाह पे भरोसा है कि वो जो भी करेगा तो सही करेगा, वो हमारे लिए बेटर करेगा। तो उसको इस चीज के साथ इसने मशीन्स को अल्लाह के साथ थोड़ा सा इसने रिलेट करवाया है। चलिए जी, जॉब्स बिकेम ए होल अर्थ फैन। तो जॉब्स, ये बात चल रही थी स्टीवार्ट ब्रांड की, तो अब आता है स्टीव जॉब इस होल अर्थ कैटलॉग का फैन बन गया। किसका? होल अर्थ कैटलॉग, ये मैगजीन जो था, क्योंकि इस मैगजीन में आपने देखा कौन कौन सी चीजें थी, ये इस टेक्नोलॉजिकल चीजें ही थी, मशीन्स के बारे में ही था। तो स्टीव जॉब्स जो था वो इसका फैन बन गया। He was particularly taken by the final issue
which came out in 1971 when he was still in high school, and he brought it with him to college and then to the all one fall. तो पहले he was particularly taken by the final issue. तो इसने पहले एक फाइनल इशू लिया. फाइनल इशू भी ये भी एक मैगजीन था, ठीक है, लास्ट वर्जन ऑफ डेली न्यूज़पेपर. मैंने लिख रखा हुआ यहाँ पे लास्ट वर्जन, ये डेली न्यूज़पेपर का लास्ट वर्जन था. लास्ट वर्जन क्या, फाइनल इशू, विच केम आउट इन 19, जो आया था 1971 1971 ईस्वी में, व्हेन ही वाज स्टिल इन हाई स्कूल. लेकिन जब ये कौन, स्टीव जॉब्स हाई स्कूल में था, एंड ही ब्रॉट इट विद हिम टू कॉलेज. और उसके बाद हाई स्कूल खत्म करने के बाद, वहां तालीम कंप्लीट करने के बाद, वो इस मैगजीन को कॉलेज में अपने साथ लेके जाता है, एंड देन टू द ऑल वन फॉर्म. और उसके बाद फिर ये इसको ऑल वन फॉर्म में लेके जाता है. कॉलेज स्टडी कंप्लीट करने के बाद फिर ये अपने फॉर्म में लेके जाता है. फॉर्म मतलब वो जगह जहां पे ये काम करते हैं. ऑल वन फॉर्म, जॉब्स की रिहाइश, जहां पे वो रहते हैं, और जहां पे वो काम करते हैं. मतलब जहां पे उसने अपनी कंपनी खोली थी, वहां पे उसको इस मैगजीन को लेकर गए. देखो ये होता फैन होना. क्लास 10th में या हाई स्कूल में तो 9th 10th वगैरह यही क्लासेस होती हैं. उस क्लास में इसने इस मैगजीन को देखा, अपने साथ ले लिया, कॉलेज लाइफ में भी पढ़ा, कॉलेज लाइफ में भी लिया, और फिर अपनी उस जगह पे भी जहां पे कंपनी खोली थी या जहां पे काम करते थे, रहते थे, वहां पे भी इसको लेके गया. On the back cover of their final issue, Jobs recalled, was a photograph of an early morning country road, the kind you might find yourself hitchhiking on if you were so adventurous. और कहते हैं कि on the back of their final issue के बैक साइड में, आखिर में, यहां हम कहेंगे लास्ट वाले पेज में. तो जॉब्स ने याद किया, was a photograph, क्या था, एक फोटोग्राफ था, एक तस्वीर थी, किस चीज की, of an early morning country road, यानी कि एक मुल्क की सड़क की तस्वीर थी. सुबह सवेरे सवेरे जो तस्वीर ली गई थी, तो पिक्चर में साफ दिख रहा था कि सुबह सवेरे सवेरे ये इस रोड की, इस सड़क की तस्वीर ली गई है. द काइंड यू माइट फाइंड योरसेल्फ, तो कि एक इस तरह की तस्वीर थी कि आप इमेजिन करो कि आप वहां पे हो और आप हिचहाइकिंग कर रहे हो. हिचहाइकिंग करने का मतलब क्या करना, लिफ्ट मांगना. आप जब कहीं पे फंस जाते हो या आप मतलब लिफ्ट की जरूरत होती है आपको, तो आप क्या करते हो, गाड़ियों को रोकने की कोशिश करते हो, तो उसको हिचहाइकिंग कहते हैं. क्या कहते हैं, HITCH, हिचहाइकिंग, HIKING. मतलब क्या होता है, सवारी मांगना. ठीक है. तो ये इमेजिन करो कि आप ऐसी जगह पे हो और आप हिचहाइकिंग कर रहे हो, आप लिफ्ट मांग रहे हो, गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहे हो, ऑन इफ यू आर सो एडवेंचरस, और आप बहुत एडवेंचरस हो, यानी कि आप मजे ले रहे हो उस सुबह की उस सड़क का या उस नजारे का. Beneath it were their words, stay hungry, stay foolish, sought to celebrate. Brand sees Jobs as one of the purest embodiments of the cultural mix that the catalog sought to celebrate. और उसके नीचे, उस तस्वीर के नीचे, यानी कि उस शक्ल के नीचे, जिस शक्ल में ये कंट्री की रोड बनाई गई थी, उसके नीचे लिखा गया था कि स्टे हंग्री, भूखे ही रहो, स्टे फूलिश मतलब बेवकूफ ही रहो और भूखे ही रहो. Brand sees Jobs as one of the purest embodiments of the cultural mix that the catalog sought to celebrate. तो स्टीवर्ट ब्रांड ने जॉब्स को एक मुकम्मल, एक प्योर एम्बॉयडमेंट, एक प्योर मुजस्समा देखा कि ये एक मिक्स कल्चरल है, कि ये हर किसी कल्चर के मानने वाले हैं, हर किसी कल्चर को फॉलो करने वाले हैं, हर किसी कल्चर के साथ उठने बैठने वाले हैं. That the catalog sought to celebrate, कि ऐसे ही शख्स को इस मैगजीन की जरूरत थी, ऐसे ही शख्स को ये मैगजीन तलाश कर रहा था कि मुझे वो इंटरप्रेट करे, मुझे वो तशरीह करे और मुझसे वो इस्तेफादा हासिल कर सके. Steve is right at the nexus of the counterculture and technology, he said. तो स्टीव जॉब जो था is right at the nexus का मतलब क्या होता है, लिंक, कम्युनिकेशन, कि वो सही था कि उसकी कम्युनिकेशन की उसकी लिंक थी काउंटर कल्चर के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ, यानी कि हर किसी के साथ उसकी अच्छी रिलेशन थी और साथ में उसकी टेक्नोलॉजी के साथ भी. देखो स्टीव जॉब्स किस कल्चर से था, किस साइड से था, ये बे एरिया का था खुद, है ना, ये एक हिपी भी था, ठीक है. ये वो लोग थे जो चप्पल पहनते थे, जो गरीब थे और जो पॉट स्मोकिंग करते थे, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा. लेकिन वो लोग जो थे बाकी
वो टेक्नोलॉजिस्ट के फैंस नहीं थे या टेक्नोलॉजी के फॉन्ड नहीं थे, शौकीन नहीं थे। स्टीव जॉब जो था, स्टीव जॉब टेक्नोलॉजी और काउंटर कल्चर दोनों चीजों का मिक्स था। He said, और इसने कहा, he got the notion of tools for human use। क्या कहा कि he got the notion of tools for human use। इसने एक ख्याल, इसने एक आइडिया, नोशन का मतलब क्या होता है, आइडिया, ख्याल। इसको एक आइडिया मिला, इसको एक ख्याल आया कि टूल्स फॉर ह्यूमन यूज, ये जो टूल्स हैं, ये जो औजार हैं, हथियार हैं, ये इंसानी मफाद के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं, इनमें इंसानों का फायदा है। इन्हें स्टीव जॉब्स को इन टूल्स में, इन हथियारों में इंसानों का फायदा नजर आ रहा था। Brand's catalog was published with the help of Portola Institute, a foundation dedicated to the fledgling field of computer education। ब्रांड का कैटलॉग, ब्रांड का न्यूज़पेपर पब्लिश हुआ था किसकी मदद से, एक इंस्टीट्यूट की, एक अदारे की मदद से जिसका नाम था पोर्टोला इंस्टीट्यूट। ये एक फाउंडेशन थी जिसने वक्फ किया एक नए शोबे को कंप्यूटर एजुकेशन में, ठीक है, जिसने डेडिकेट किया एक फ्लैजिंग फील्ड को कंप्यूटर एजुकेशन में। फ्लैजिंग फील्ड का मतलब क्या होता है, एक नया शोबा, फ्लैजिंग फील्ड, नया शोबा, एक नए शोबे को कंप्यूटर एजुकेशन में तश्कील दी। द फाउंडेशन ऑल्सो हेल्प लॉन्च द पीपल्स कंप्यूटर कंपनी, which was not a company at all but a newsletter and organization with the motto computer power to the people। और इस फाउंडेशन ने हमें मदद की, हेल्प की, क्या लॉन्च करने में, पीपल्स कंप्यूटर कंपनी, पीसीसी, पीपल्स कंप्यूटर कंपनी। देखो ये कंपनी नहीं थी, ठीक है, विच वॉज नॉट ए कंपनी एट ऑल, ये कंपनी नहीं थी, बट ए न्यूज लेटर, ये एक न्यूज लेटर थी, एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये एक और ऑर्गेनाइज, एक तंजीम थी, विद अ मोटो, क्या मकसद था इसका क्या मोटो था, कंप्यूटर पावर टू द पीपल, कि कंप्यूटर पावर लोगों तक जानी चाहिए, कि लोगों तक कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। There were occasional Wednesday night potluck dinners and 2 of the regulars। तो ओकेजनल वेडनेसडे नाइट पॉटलक डिनर थे। पॉटलक ये एक किस्म का मील है जो शाम को दिया जाता है वहां पे, और कुछ लोग बीच बीच में ये मील लेने के लिए आते थे वेडनेसडे के दिन। लेकिन इन्हीं में से 2 रेगुलर थे जो रोज आते थे। क्या नाम था? नंबर फर्स्ट जॉर्डन फ्रेंच एंड फ्रेड मूरी। 2 जॉर्डन फ्रेंच एंड फ्रेड मूरी, ये 2 रेगुलर थे। Decided to create more formal club where news about personal electronics could be shared। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक फॉर्मल क्लब बनाएंगे जहां पे हम न्यूज़ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में शेयर करते रहेंगे। हम पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में न्यूज़, खबरें शेयर करते रहेंगे उस क्लब में। तो इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम एक क्लब बनाएंगे। They were energized by the arrival of the January 1975 issue of Popular Electronics, which had on its cover the first personal computer kit, the Atelier। तो ये एनर्जाइज हुए। एनर्जाइज का मतलब इन्हें हौसला मिला। क्या मिला? एनर्जाइज, हौसला। इन्हें हौसला मिला कब? 1975 जनवरी में, जब क्या आया था? पॉपुलर इलेक्ट्रॉनिक्स। यानी कि ये भी एक न्यूज़ लेटर है, ये भी एक न्यूज़ पेपर है। इसके आने से 1975 के इस इशू के आने के साथ ये एनर्जाइज्ड हो गए, इन्हें हौसला मिल गया। which had on its cover the first personal computer kit। और इसके कवर, इसके सर्वर पे, इसके फ्रंट पेज पे क्या था? एक पर्सनल कंप्यूटर किट, द Altair, the Atelier, ATLIR। The Atelier was not much, just a 495 piles of parts that had to be soldered to a board that would then do little। कहते हैं कि ये Atelier कुछ ज्यादा नहीं था। The Atelier was not much, ये कुछ ज्यादा नहीं था। हाँ, just a 495 pile of parts। ठीक है, ये 490 pile of parts था। पाइल का मतलब ढेर, पाइल का मतलब क्या होता है? ढेर। ये 490 पार्ट्स का एक ढेर था जो सोल्डर्ड थे, जो चिपकाए थे एक बोर्ड के साथ, और जो बहुत कम काम करते थे, जो बहुत कम वर्क, कम फंक्शनिंग करते थे। ठीक है, जैसे हम मोबाइल फोन को अगर खोले, मदरबोर्ड निकलता है, उसपे से बहुत सारी चीजें चिपकाई होती हैं। इसी तरह ये पार्ट्स, ये 495 पार्ट्स, पाइल ऑफ पार्ट्स था जो कि सोल्डर्ड थे एक बोर्ड के साथ, एंड दैट वुड देन डू लिटिल, जो बहुत कम काम करते थे। बट फॉर हॉबिस्ट्स एंड हैकर्स इट heralded the dawn of a new era।
लेकिन हॉबीइस्ट्स के लिए और हैकर्स के लिए, हॉबीइस्ट्स मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक्स के शौकीन हैं, और हैकर्स जो है, इट हेल्डर्ड द डॉन ऑफ द न्यू एरा। तो इस चीज ने, ये जो एटलायर था जो कम फंक्शनिंग करता था, जिसके ऊपर कुछ पार्ट्स लगाए गए थे, तो इसने ऐलान, हेल्डर्ड का मतलब क्या होता है, ऐलान करना एक नई सुबह का। किन के लिए? डॉन का मतलब होता है सुबह, सुबह सवेरे, ठीक है। एक सुबह का मतलब तो एक आगाज, जैसे सुबह से दिन का आगाज होता है। तो इसी मशीन से, इसी एटलायर से ये आगाज हो रहा था, ये स्टार्टिंग हो रही थी। ये एक नए दौर का एक नया ऐलान, एक नई सुबह का एक नया ऐलान हो रहा था। किनके लिए? हॉबिस्ट्स और हैकर्स के लिए। हेल्डर्ड का मतलब ऐलान, और डाउन का मतलब सुबह, सुबह, ठीक है। Bill Gates and Paul Allen read the magazine and started working on the version of basic and easy to use programming language for the Outlier. तो बिल गेट्स ने और पॉल एलिन ने ये मैगजीन पढ़ा। मैगजीन पढ़ने के बाद इन्होंने काम करना शुरू किया और एक नया वर्जन बनाने लगे बेसिक का, एंड इजी टू यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि आसान था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करने का के लिए फॉर द एटलायर। किसमें? एटलायर में। इट ऑल्सो कॉट द अटेंशन ऑफ द Jobs company. It became the centerpiece for the first meeting of the club that French and Murray had decided to launch. तो ये इसने जॉब्स की कंपनी का भी अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया, जॉब की कंपनी का भी तवज्जो अपनी तरफ खींच लिया, और ये एक सेंटर पीस बन गया, ये एक मरकज बन गया फर्स्ट मीटिंग का, जो डिसाइड किया था कि हम स्टार्ट करेंगे। किसने? फ्रेंच ने और मूरी ने। एक था जॉर्ज फ्रेंच और दूसरा फ्रेड मूरी। इन्होंने ये डिसाइड किया था कि हम एक क्लब, फॉर्मल क्लब खोलेंगे, जहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में न्यूज़ शेयर करते रहेंगे। और ये ऐसा करने के बाद ये बहुत सारे लोगों तक ये न्यूज़ गई, और स्टीव जॉब्स की कंपनी भी इसमें मुब्तला हो गई। और फिर इस तरह से आगाज होता है एक नए क्लब का, जिसका नाम है द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब। द होम ब्रू कंप्यूटर क्लब, जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।